हेलो फ्रेंड्स, हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री की। और हिस्ट्री में जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो जो हमारी हिस्ट्री लेखन का काम हुआ है वो राइट पर्सपेक्टिव से हुआ है कि नहीं, हमारा इतिहास लेखन किस हद तक सही है, राइट। तो हम देखते हैं कि जो हमारा जो हिस्ट्री लेखन का काम हुआ है वो फैक्ट्स के पे कम रिलाई करता है, वो प्रोपेगेंडा पे ज़्यादा रिलाई करता है। और ये प्रोपेगेंडा पे क्यों ज़्यादा रिलाई करता है उसको हम एक एक पॉइंट करके देखते हैं। ओके, तो जो पहला पॉइंट है कि क्यों हमारे इतिहास लेखन में प्रॉब्लम्स हैं, तो जो पहला हेडिंग है इट लैक्स राइट पर्सपेक्टिव। इसमें सही परिप्रेक्ष्य का अभाव है। सही परिप्रेक्ष्य का अभाव जब हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या है, इतिहास लिखने का काम आम जनमानस के दृष्टिकोण से होना चाहिए। ये मास जो होता है उसका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए इतिहास लेखन में। लेकिन ज़्यादातर जो हिस्ट्री लिखी गई है वो जो डायनेस्टीज हैं, जो रूलर्स हैं, जो किंग्स हैं, उनके आधार पर लिखा गया है। अब औरंगजेब के बाएं पैर के जूते का नंबर क्या था, दाएं पैर के जूते का नंबर क्या था, ये हिस्ट्री का विषय नहीं है। उस समय लोग कैसे जी रहे थे, लोगों की क्या आकांक्षाएं थी, लोगों की खुशी दुख किन चीज़ों पे निर्भर होते थे, इतिहास इस पे लिखा ही नहीं गया है। तो जो पहला पॉइंट है हमारे इतिहास लेखन में जो गड़बड़ी है कि इसमें सही परिप्रेक्ष्य का अभाव है। सही परिप्रेक्ष्य कब होना चाहिए, जब इतिहास लेखन में आम जनमानस के दृष्टिकोण को प्रमुखता देनी चाहिए बजाय कि राजवंशों की। जैसे आपने देखा कि जब भारत और पाकिस्तान में विभाजन हुआ तब विभाजन में लाखों लोग इधर से उधर और उधर से इधर आए। तो हुआ क्या कि जो कॉस्मेटिक बॉक्स होता है जिसमें महिलाएं अपने श्रृंगार का सामान रखती हैं, इतना बड़ा बॉक्स, तो उसमें हुआ क्या, जब एक महिला इंडिया से पाकिस्तान गई तो उसने उसे याद के रूप में संजो के रखा, क्योंकि जब वो इंडिया में रहती थी तो उसकी सास ने उसको दिया था। वो जब अपनी बेटी या उसके बहू उसके घर में आएगी तो वही याद के रूप में, मेमोरी के रूप में उसको दे देगी। तो वो जो श्रृंगार बॉक्स है वो विभाजन के दंश को आपको बार बार रिमाइंड कराएगा। तो किस तरह से लोगों ने अपनी स्मृति में इस विभाजन को याद रखा है या किस तरह से विभाजन उनकी उसमें गया है। दूसरा एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि जब विभाजन के दौरान इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया में लोग ट्रेन में किस तरह भेड़ बकरियों की तरह जा रहे थे, उसमें कितने लोग मरे उस ट्रैवलिंग के दौरान, उसका इतिहास लेखन में नितांत अभाव है। तो राजा अगर कोई युद्ध लड़ता है, जीतता हारता है तो इतिहास का विषय बन जाता है। और उस ट्रेन के पाकिस्तान से इंडिया और इंडिया से पाकिस्तान के दौरान कितने लोग दब कुचल के उसमें मर गए, इतिहास लेखन में इसका अभाव है, राइट। तो वही हम कह रहे हैं कि हमारे इतिहास लेखन में राइट पर्सपेक्टिव का अभाव है, यानी इतिहास आम जनमानस के दृष्टिकोण से न लिखकर राजाओं, राजवंशों और शासकों के दृष्टिकोण से लिखा गया है। युद्धों के बारे में अधिक है, राइट। आम जनता जो है वो फुटनोट्स बन के रह गई है, पहली समस्या। दूसरी जो समस्या है वो इतिहास का कालक्रम है कि इतिहास सब जगह, भाई लोग रह रहे हैं तो इतिहास सब जगह का होगा, लेकिन इतिहास लेखन में जो हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है इसका ही वर्चस्व दिखता है। अब इतिहास में जब आप टेक्स्ट बुक उठाते हैं तो क्या मिलता है आपको, हड़प्पा के बाद वैदिक युग, वैदिक एज, उसके बाद आप मौर्य में आ जाते हैं, गुप्त, हर्षवर्धन, दिल्ली सल्तनत, मुगल, अंग्रेज, और ज्यादातर का ये आप जो प्रभाव देखते हैं वो कहाँ है, उत्तर भारत में। यानी हमारा जो इतिहास का कालक्रम है उसमें भी गड़बड़ी है। दक्षिण भारत को इग्नोर किया गया है, जबकि इतिहास लेखन में तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इतिहास मतलब पास्ट में जो घटित हो रहा था उसी का लेखन तो इतिहास है। लेकिन हमारे इतिहास लेखन में नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया का ही ज्यादा बोलबाला है, दक्षिण भारत को इग्नोर किया गया है। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट और है कि अन्य जो हमारे डायनेस्टीज हैं उनको इग्नोर किया गया है। जैसे आप देखोगे कि उड़ीसा में जो गंग शासक थे उनके बारे में नहीं लिखा गया है। असम में अहोम डायनेस्टी कितने लंबे समय तक कितना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था, अहोम डायनेस्टी के बारे में नहीं लिखा गया है। दक्षिण में चोल हो गए, विजयनगर साम्राज्य हो गया, सातवाहन हो गया, इतने महान साम्राज्य हुए, इनके बारे में ज्यादा नहीं लिखा गया है। चालुक्य हो गए, गुर्जर प्रतिहार हो गए, इनके बारे में नहीं लिखा है। तो इतिहास लेखन जो हुआ है वो तो उत्तर भारत में भी हुआ है, उत्तर भारत को ही प्रमुखता बना के हुआ है, और उत्तर भारत में भी कुछ ही शासकों और राजवंशों को लिया गया है, बाकी को फुटनोट्स पे रखा गया है या इग्नोर कर दिया गया है, यानी कि ये होलिस्टिक वे में नहीं लिखा गया है। तीसरा, दलित, ये एससी और जो हमारे ट्राइबल्स कम्युनिटी है, ये हमारे पॉपुलेशन का कभी भी
25% से कम नहीं रहे हैं। लेकिन इतिहास लेखन में आप मुझे एग्जाम्पल बताएं कि जो दलित लोग थे उनके जीवन में किस तरह की समस्याएं होती थी, वो अपने सुख दुख किस तरह से लोगों के बीच साझा करते थे, दलितों को जो हमारे ट्राइबल्स थे उनकी लाइफ स्टाइल क्या थी, इसके बारे में बहुत कम लिखा गया है। तो अगर हमारे आबादी का 25% हिस्सा हमारे इतिहास लेखन से गायब है, ठीक है, तो आप इसे इंक्लूसिव हिस्ट्री तो नहीं कह सकते हैं। तो फिर हमारा चाहे 11th 5 ईयर प्लान रहा हो, चाहे आप 12th 5 ईयर प्लान रहा हो, इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात की गई है। तो कोई भी इंक्लूसिव ग्रोथ या डेवलपमेंट बिना इंक्लूसिव हिस्ट्री के हो ही नहीं सकता। तो जब आपने इतिहास में 25% को जगह ही नहीं दी है, उनका इंक्लूजन ही नहीं किया, तो फिर डेवलपमेंट कैसे इंक्लूसिव हो जाएगा? ठीक है, यह हमारी तीसरी प्रॉब्लम रही। जो चौथी प्रॉब्लम रही वो तथ्यों की कमी है, फैक्ट्स की कमी है। तो हमारा जो इतिहास लेखन हुआ है वो वैचारिक बहसों और विचारधाराओं के आधार पर अधिक लिखा गया है। उसमें जो आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स हैं उनकी नितांत कमी है। तो जो सत्यता जो प्रमाणित होगी इतिहास की, वो तो जितना ज़्यादा इस पर रिसर्च होगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट्स होंगी, उसी के आधार पे तो ज़्यादा सही माना जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर इतिहास लेखन जो वैचारिक बहस और विचारधाराएं उसके आधार पे लिखा गया है। यानी हम लोग आम शब्दों में कहते हैं लफाजी, हमारे इतिहास में लफाजी ज़्यादा है, हकीकत कम है ना। इसके अलावा आप देखोगे संस्कृत हो गई, कन्नड़ हो गई, पाली हो गई, तमिल हो गई, जो हमारी रीजनल लैंग्वेज हैं, इन पे जो काम हुआ है उनका ट्रांसलेशन नहीं हुआ है। तो अपने अपने क्षेत्र में जब इन लैंग्वेजेस ने बहुत अच्छा काम किया तो इनका ट्रांसलेशन हो, तभी तो हम जान पाएंगे कि इन भाषाओं में लिखने पढ़ने वाले लोग या जिन क्षेत्रों से भाषाएं आती हैं वहाँ के लोगों का जीवन यापन कैसे होता था, किस तरह के बिजनेस करते थे, उनके दुख सुख क्या होते थे, इसका भी अभाव हमको मिलता है। पांचवा जो समस्या है कि इतिहास मात्र राजनीतिक इतिहास रह गया है। हमारा जो इतिहास है उसमें पॉलिटिकल अफेयर्स तो खूब हैं और जीवन के अन्य पहलुओं को पीछे छोड़ दिया गया है। इतिहास मात्र पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं होती है, उसमें आपका इन्वायरमेंटल हिस्ट्री भी होती है। उस समय का इन्वायरमेंट कैसा था, कौन से फैक्टर थे जो हमारे इन्वायरमेंट को प्रभावित करते थे, राइट। इसके अलावा एक सोशल हिस्ट्री होती है, समाज में जो बंटवारा था वो किस तरह से था, राइट। सोशल डिस्पैरिटी कितनी थी, ऊंच जाति नीच जाति का जो बोलचाल था वो किस तरह से था, इसका अभाव दिखता है। इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में बहुत कम लिखा गया है कि आज जैसे हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते हैं, मॉडल होते हैं, थ्योरीज होती हैं, उस समय का जो इकोनॉमिक्स था लोग कैसे काम करते थे, किन तरह की आर्थिक गतिविधियों इकोनॉमिक एक्टिविटीज को वो ज़्यादा पसंद करते थे, किसमें जब एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए क्या होता था, यानी कि आर्थिक इतिहास के बारे में नहीं लिखा गया। प्रौद्योगिकी का इतिहास आप देखोगे कि दक्षिण भारत की जो मंदिर निर्माण कला है, या अगर आप मौर्य काल में ही चले जाएं, तो जब ये मशीनें क्रेन वगैरह नहीं होती थी तो इतने ऊंचे ऊंचे पत्थर आखिर इतनी ऊंचाई पे कैसे ले जाए गए होंगे, एक कंधे पे टांग के तो गए नहीं होंगे। तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई टेक्नोलॉजी रही होगी कि इतना वर्ल्ड क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखते हैं हमारे मंदिर निर्माण कला में, तो वो बिना एफिशिएंट टेक्नोलॉजी के नहीं हुआ होगा। तो जो टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री है वो भी हमारे इंडिया में नहीं लिखी गई है। फिर लोगों की जो कल्चरल हिस्ट्री है, किस तरह के वो उत्सव मनाते थे, किस तरह के खेल खेलते थे, उसके बारे में भी बहुत कम लिखा गया है। यानी जो हमारी हिस्ट्री है उसमें महज रूप से वो पॉलिटिकल हिस्ट्री के रूप में रह गई है। पॉलिटिकल हिस्ट्री जब हम कहते हैं कि इस राजवंश ने कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, कौन सी जीती, कौन सी हारी, इस राजवंश के बाद कौन सा राजवंश आया, इससे हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ता है। हम जो भी पढ़ते लिखते हैं उसका उद्देश्य होता है कि हमारे जीवन में कोई उससे गुणात्मक परिवर्तन आए, कोई क्वालिटेटिव चेंज आए। तो जब हिस्ट्री के 10 नैरेटिव्स में से एक ही नैरेटिव को बेस बना के इतिहास लेखन हुआ है, वो पूर्ण हो ही नहीं सकता है, ठीक है। जैसे प्रतिहारों के बारे में कहा जाता है कि प्रतिहारों ने ना केवल एक शक्तिशाली सेना बनाई, बल्कि उन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत का जो शुष्क क्षेत्र है वहां पे एक बेहतरीन जल प्रबंधन प्रणाली करके उस उत्तर पश्चिमी शुष्क क्षेत्र को भी उन्होंने समृद्ध रखा था और भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा की बहुत लंबे समय तक रक्षा की, राइट। तो आज आप देखते हो कि जो एरिड और सेमी एरिड रीजन होते हैं वहाँ से लोग पलायन करके वहाँ चले जाते हैं जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, राइट। तो हमारे जो गुर्जर प्रतिहार वंश ने एफिशिएंट जो वाटर मैनेजमेंट की टेक्निक अपनाई, जिसकी वजह से जो एरिड रीजन था उसको भी उन्होंने समृद्ध बनाया, उसका भी इतिहास लेखन में इग्नोर किया गया है। तो कुल मिला के आप क्या कह सकते हो
कि हमारा जो इतिहास लेखन है वो फैक्ट्स की कमी है उसमें। दूसरा, उसका नेचर इंक्लूसिव नहीं है। इंक्लूसिव क्यों नहीं है? क्योंकि आबादी का 25% जो SC और ST थे उनको इतिहास में जगह ही नहीं दी गई। तो जब हिस्ट्री ही इंक्लूसिव नहीं है तो डेवलपमेंट कैसे इंक्लूसिव होगा? फिर हमारा इतिहास सिर्फ राजनीतिक इतिहास बन के रह गया है, जबकि इतिहास प्रौद्योगिकी का भी होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का भी होता है, इन्वायरमेंटल हिस्ट्री भी होती है, उसको इग्नोर किया गया है। फिर हिस्ट्री में नॉर्दर्न इंडिया और उसमें भी कुछ वंशों तक ही सीमित रखा गया है। दक्षिण भारत में लोग कैसे जी रहे थे, इसका अभाव है। इसके अलावा इतिहास लेखन में राजाओं के जीवन शैली और उनके लड़े गए युद्धों को ही ज्यादा प्रमुखता दी गई है। लोगों की जो सफरिंग्स हैं, उनकी जो फाइंडिंग्स हैं, उनकी जो रुचि के विषय हैं, उनको छोड़ा गया है। इसलिए हमें जरूरत है कि हम अपने इतिहास लेखन को राइट पर्सपेक्टिव में लिखें, तभी हम इतिहास से सीख सकते हैं। तो जब तक इतिहास लेखन राइट पर्सपेक्टिव में नहीं होगा, इतिहास से सीखने की गुंजाइश भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। थैंक यू।